अभी कभी ये कैमरे के सामने खड़े हो तो बाएं तरफ 13वां बाल इसका खराब हो जाता था, दाहिनी तरफ का 14वां बाल इधर उधर चला जाता था। इसलिए आज ललन टॉप में जब हम आ रहे तो मैंने कहा अच्छे से इनको पैकिंग वैकिंग लिफाफे में डाल के मैंने कहा अच्छे से पैकिंग करके ले चलो, ललन टॉप पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लीकेज है, उधर का इंटरव्यू यहाँ आ रहा है। Okay, we're good to begin. नमस्ते, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ सिनेमा अड्डा में जुड़े हैं प्रकाश झा और ईशा गुप्ता। इनकी जो सीरीज आ रही है, एक्चुअली तीसरा पार्ट है, ये 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। आश्रम 3 की बात कर रही हूँ मैं, जून 3 को रिलीज होने वाली है MX प्लेयर पर। ऑफ कोर्स आश्रम के बारे में बात करेंगे, हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, बट इनकी लाइफ, इनके बाकी काम, बहुत सारी बातें होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमसे। वेलकम, आपका स्वागत है ललन टॉप में। थैंक यू। जपनाम आपका, जपनाम। मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू से पहले भी हमारी काफ़ी बातें हुई है एंड देयर आर वेरी हिलेरियस स्लॉट। आपको भी पता लगेगा, धीरे धीरे आपको एहसास होगा इस बात का। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो प्रकाश झा जुड़े हैं, इन्होंने बहुत काम किया एंड आई डोंट मीन एज अ डायरेक्टर, ऑल्सो येस प्रोड्यूसर। इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। इलेक्शंस कंटेस्ट कर चुके हैं ये 3 बार। बिहार से है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ से वो हेल करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन भी कर चुके हैं। ही ओन्स मॉल्स, 2 मॉल्स है इनकी। मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। साथ साथ एक इंस्टीट्यूट है जो ये रन करते हैं अपनी, जो बिहार से वो है, वहाँ पे उन लोगों के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों अपनी एजुकेशन जिस कॉलेज में वो जा रहे थे वहाँ से उन्होंने ड्रॉप आउट किया। वहाँ से शुरू करते हैं। आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपने ड्रॉप आउट किया। दूसरी बार FTII से आपने ड्रॉप आउट किया। आप लॉ की पढ़ाई कर रही थी। हाउ पूरा स्विच होके आप इस लाइन में कैसे? फिजिक्स की पढ़ाई में कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्या करना चाहता था ये मुझे पता नहीं था। तो पहले वहाँ से छोड़ करके घर वालों को समझा बुझा करके मुंबई चला गया तो था मैं पेंटिंग करने के लिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए मैंने कोशिश करनी शुरू की। तो उस दरमियान एक दिन एक्सीडेंटली, वो लंबी कहानी है, कैसे एक फिल्म शूटिंग देखने चला गया और समझ में आ गया कि यही करना है। तो जिनका मैं असिस्टेंट बना था, वहाँ 4-5 दिन में समझ में आ गया कि ये अगर असिस्टेंट बना रहा है इनका, तो 12-13 साल तक कुछ कर नहीं पाऊंगा। आपको 5 रुपए मिलते थे पर डे? हाँ, 5 रुपये मिलते थे उस समय में। तो फिर मैं पूना फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जाके मैंने पता किया, और एक ही कोर्स था फिल्म एडिटिंग का जिसमें मैं क्वालिफाइड था, क्योंकि बाकी सब में ग्रेजुएशन चाहिए था। और मेरे पास 8-9 महीने थे जिसमें पैसे जमा करता, क्योंकि मैं घर से पैसे लेता नहीं था। तो उतने ही पैसे जमा हो पाए जिसमें कि 1 साल की पढ़ाई कर सकूं। तो इसलिए 1 साल के बाद छोड़ दिया। फिर ऐसा ही कुछ हुआ। और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और डायरेक्टर के बीच में काफ़ी चीज़ें हुई थी FTII में, जिसकी वजह से आप वापस बॉम्बे आ गए और फिर आप वापस कभी स्ट्राइक गए नहीं। वो डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट थे, गिरीश कर्नाड थे। तो और हमारे एक्टर ग्रुप था, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बहुत टॉम, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था। हम तो चूँकि इंस्टीट्यूट बंद हो गया इसलिए हम चले आए, आकर के काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद काम मिल गया तो फिर गए नहीं वापस। और वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। बट जब आप FTII में थे, काफ़ी स्टेलर कहते हैं ना, वैसा बैच था। डेविड धवन, रेनू सलूजा, केतन मेहता, कुंदन शाह, विनोद चोपड़ा, सब बैचमेट्स थे। जी, विनोद प्रधान एज कैमरामैन, राजन कोठारी कैमरामैन, राकेश रंजन साउंड, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सारे हेवीवेट्स। मतलब ये कमाल का ग्रुप था, और उनके पीछे मैं भी था। कुछ कम कमाल का नहीं हो सर। और आप एक्चुअली, आपको लॉ की स्कॉलरशिप मिली थी जी। और फिर हाउ डिड इट हैपन दैट यू गॉट इनटू, पहले मॉडलिंग से शुरुआत हुई, फिर यू वन द नहीं, एक्चुअली हमने बड़ी मुश्किल से कानून के इंस्टीट्यूशन को बचाया हमने, कि इनको कानून नहीं पढ़ने दिया, बहुत मुश्किल से बचाया।
सर अगर बन जाती सारे केसेस जीतती मैं। अरे मैं कोई सबूत नहीं रखती सामने, कुछ नहीं करती, मैं बस वहाँ पे बोलती सर योर ऑनर आई थिंक आई एम राइट। नहीं बट मैंने पहले मैं एक्चुअली मिस इंडिया के लिए गई थी। जैसे ज़्यादातर छोटे शहरों में होता है, जब लेडीज़ देखती है टीवी पे, हर एक के घर में टीवी नहीं होता है, मिस इंडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। ऐसी मेरी मदर का हमेशा शौक था कि मेरी अगर बेटी होगी वो मिस इंडिया के लिए जाएगी। दो मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत खूबसूरत है, नेहा, बट उनका कद थोड़ा छोटा रह गया, तो और मैं एकदम ही टॉम बॉयज थी, तो मम्मी ने बोला नहीं तू जा, एक बार कोशिश कर। वो कहते हैं ना जो आपके लिए लिखा है वो होना ही है, बिना कोशिश के, बिना वो किए मैं अपने आप को थोड़ा, मुझ में तो एरोगेंस था जो मैं एक्सेप्ट कर लिया था मैंने बहुत बाद में कि मुझ में उस टाइम पे एरोगेंस था, क्योंकि मैं इतना तवज्जो नहीं देती थी मिस इंडिया को कि कोई मुझे मेरे लुक्स पे जज करेगा, हाइट पे जज करेगा, मैं कैसे चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता था कि एक सेट पैटर्न होता है, आपको आपका दिमाग भी बोलता है कि अगर कोई आपको ये सवाल पूछेगा आप ऐसे ही आंसर दीजिए कि सबसे बड़ी दुनिया की भक्त और सबसे अच्छे हम ही हैं। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बट जो लिखा होता है इट्स मेंट टू बी, विल कम योर वे, एंड आई बिकेम मिस इंटरनेशनल। उसके बाद मैं एक्चुअली अपनी पढ़ाई करने गई आगे, क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी। माँ बाप ने सिंपल कहा था बेटा जहाँ स्कॉलरशिप मिलती है कर लो, हमारे पास तो पैसा है नहीं कि अगर हम लोन कर भी पाए कि हम we'll be able to pay it back, because my father was in the Air Force, mother was a housewife. We come from a very normal, middle class family. स्कॉलरशिप मिला, सब अच्छा हुआ, बट ड्रॉप आउट एक्चुअली इसलिए हुआ, मेरी मदर को 2010 में कैंसर हो गया था, एंड वो हमारी फैमिली के लिए इट वाज अ बैड टाइम, बिकॉज एक साल पूरा ऑल ऑफ फाइनेंसेस एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग इनटू गेटिंग हर ट्रीटेड। उस दरमियान मैं दिल्ली आ गई थी कि टू बी विद माई फैमिली, एंड तभी मॉडलिंग शुरू की मैंने, बिकॉज यू नीड पॉकेट मनी। जब आप घूम रहे हैं दिल्ली में, आप हैं कमाएंगे कहाँ से, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो 5-5 हज़ार शो के मिलते थे, 10-10 हज़ार शूट भी किए मैंने, फॉर ब्रांड शूट, एंड आई वाज लाइक अच्छा चलो कुछ तो पैसे कमा रहे हैं। उसी टाइम पे देयर वर दीज टू पीपल, वन वाज अतुल कसबेकर, किंगफिशर कैलेंडर, एंड अनदर पर्सन, एंड दे वर लाइक अरे एक चीज़ होती है बॉलीवुड में बोलता है कमर्शियल फेस, जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, बट वो बोलता है कमर्शियल फेस, कि आपका बहुत कमर्शियल फेस है, तो आप एक्टिंग ट्राई करिए। और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई, मैंने अनुपम खेर अकेडमी से एक्टर्स पे पैसे 3 महीने वाला जो कोर्स होता है वो किया। आई गेव माई ऑडिशन, एंड वेल रेस्ट इज नाउ, इट्स इस साल मुझे 10 साल हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स बीन अ गुड जर्नी, इट वाज मेंट टू बी। समटाइम्स आई टुक लाइफ फॉर ग्रांटेड दैट अरे इतनी आसानी से मिल गया, बट देयर इज नथिंग मोर आई वुड लव टू बी देन एन एक्टर। डेब्यू की बात करते हैं, आपका जो डेब्यू था आपने खैर हिप हिप हुर्रे से किया था 1984 में, बट उसके बाद पहले फीचर फिल्म से पहले बहुत बना चुका था मैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके थे आप, और उसके बाद जब आपने दामुल बनाए उसके लिए आप हमें बताएं, क्योंकि आपने बताया कैसे ऋषिकेश मुखर्जी वाज मूव टू टीयर्स। नो दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री, आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री जो थी, तो आप फेसेस आफ्टर स्टॉर्म, उसके बारे में बताएं। बैन हो गई थी वो, वो बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, उसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, which got the first national award that I got. And Rishikesh Mukherjee was the chairperson of the Film Advisory Board at that point of time, which used to approve documentaries. And he was very moved after he saw the film. So we released the film all over India. उस समय डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, and on the third day it was banned. Banned because उसमें एक बिहार गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा, उनकी थोड़ी क्रिटिसिज्म हो गई थी उस फिल्म में, तो ही वेंट एंड ही रिक्वेस्टेड द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, बसंत साठे, हु हैड द डिसेंसी टू एटलीस्ट कॉल मी एंड से देखो ये प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, तो इसको हमको विड्रॉ करना पड़ा। बट within a month of that the national awards were announced and it got the award for the best documentary. मैं ऑब्वियसली इतनी अच्छी थी कि वो आपसे मिलने आए और वो रो पड़े देखने के बाद, तो इतना इम्पैक्ट रहा आपकी डॉक्यूमेंट्री का। कभी होता है अपने, you get moved by certain images, certain things, and it was a film which
dealt with the voices of people जो हादसा हो जाता है, क्योंकि अभी कहीं हादसा हो जाए, किसी का घर जला दिया जाए, किसी के लोग मार दिए जाएं, और तब आप वहाँ पहुँचें और तब उन चेहरों को देखें और उन चेहरों में कितनी सारी कहानियाँ होती हैं। तो उसी के बारे में ये फिल्म थी कि आंधी तो चली गई, उसके बाद चेहरे कैसे बच गए। ये 1984 की बात है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स लेटर। नो, ये डॉक्यूमेंट्री तो 1982 की है, द नेशनल अवार्ड, या ऑलमोस्ट 30 इयर्स से ज़्यादा। एंड सिमिलर सिचुएशन हैपेंस आज भी। आपको लगता है आज के वक्त में आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना पाते? बनाते ही हैं, क्यों नहीं बना पाते? बना ही रहे हैं, जो कहना है वो कह ही रहे हैं। नेगोशिएट करना पड़ता है, हर समय से नेगोशिएट करना पड़ता है, और एक अलग उस वक़्त उस हिसाब से चले। आज भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसे सोचते हो कि आप बनाना चाहते हो? मैं करता ही हूँ। Fair. ये आश्रम ही कर रहा हूँ। आश्रम सबके इच्छा की बात थोड़ी है। जो कई लोग नकारात्मक रूप से भी देखते हैं इसको, देखते हैं। आपके डेब्यू की बात करते हैं। जन्नत 2 से आपका डेब्यू हुआ, तो आपने ऑडिशन किया था उस रोल के लिए, कैसे हुआ वो रोल? ऑडिशन किया था। ये फिल्म एक्चुअली ऑलरेडी किसी और एक्ट्रेस के लिए लॉक्ड हुई हुई थी, बट आई डोंट नो, मैं कहना नहीं चाहूँगी कि क्या रीज़न थे, बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स महेश सर ने एक्चुअली मुकेश सर ने वो डिसीजन लिया था। महेश सर से मैं मिली, कुणाल देशमुख से मिली, एंड मुकेश जी आए एंड मुकेश जी ने बोला बेटा आके 2 दिन बाद ऑडिशन दो, और 1 हफ्ते बाद उन्होंने कॉल किया कि हम आपको ले रहे हैं उस मूवी के लिए। थोड़ा सडन था मेरे लिए, क्योंकि वो एक आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक मीटिंग करेंगे, पहला ऑडिशन देंगे और 10 दिन 11 दिन के अंदर आप एक फिल्म सेट पे पहुंचे हुए होंगे। बट थैंक्स टू मुकेश जी की फिल्म में उन्होंने मुझे लिया। मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, एज अ प्रोड्यूसर आपने जैसे सान की आँख में एक्ट भी किया है, बट एज अ प्रोड्यूसर लिपस्टिक अंडर माई बुर्का इज अ फिल्म जैसे यू हैड जॉइंड एज अ प्रोड्यूसर। I had not joined. Backed it. Exactly. I was the one who produced Yeah. it. तो आप I didn't कैसे? come later on. She was working with me. She wrote this script. I worked with her on this script, and she wrote it many times. And when it became, it was my in-house production. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे बैक करें प्रोडक्शन या डायरेक्शन के लिए? स्क्रिप्ट्स आप कैसे डिसाइड करते हो? क्राइटेरिया क्या होता है आपका? बिना कुछ बोले yeah. कितना बोल Voice गए। inside. और आप किस बेसिस पे डिसाइड करती हैं? सच बताओ, पहले तो इस बेसिस पे डिसाइड करती थी जब नए आए थे, हाय एक्टर कौन है ये देखिए, क्योंकि तब पता नहीं था ज़्यादा। फिर बीच में वो दौरान आया कि पैसा कितना मिल रहा है, रोल क्या है, अभी भी है। रीड बिटवीन द लाइंस। पैसा तो देखिए हर कोई कमाने के लिए करता है, बट अब ये हो गया है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ इंडिया में कंटेंट, वो जो रटी रटाई एक थ्योरी चल रही थी ना, उससे टूट कर लोग आ रहे हैं। तो आपको जब पता है, नाउ इट्स मोर कंटेंट ड्रिवन। ऑफ कोर्स प्रकाश सर के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, आश्रम सबने देखा है जी। पैसे नहीं मांगे मेरे से। चक्रव्यूह के लिए नहीं, इसके लिए आश्रम मांगे मिले नहीं, इसलिए चुप बैठी हूँ अभी तक। नहीं, बट आपको जब देखिए, दूसरे का पैसा बर्बाद कर दे। इनकी जो ये है कमराडरी इज ब्यूटीफुल जी। बट इसके पैसे देते ना आप मुझे, आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मगर सच बताऊँ, मुझे जब भी मैंने शो देखा लॉकडाउन में, आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। जब एंड वो एक बस, मगर तब पता नहीं था कि इसका अगला क्या बन रहा है, कोई नया कैरेक्टर आ भी सकता है। जब कॉल आया कि इट्स फॉर दिस शो, एंड आई एक्चुअली टोल्ड जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने ही कास्टिंग की थी मेरी चक्रव्यूह के लिए। सो व्हेन शी टोल्ड मी इट्स फॉर दिस शो एंड प्रकाश सर, मैंने बोला ऑब्वियसली, लाइक मैंने वो तो मतलब बिना सोचे समझे, इट्स अ नो ब्रेनर, आप हाँ करना ही है। नॉट ओनली बिकॉज हिट गया है, बट बिकॉज एज एन ऑडियंस आई हैव सैट एंड वॉच दैट शो विद माई फैमिली। आई फील अगर मैं कोई भी शो अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकती हूँ, एंड हम सब मैच्योर है, अब एक एज के बाद सब डिस्कस करते हैं फैमिली में। अगर आप ऐसा एक जो शो, मुझे पता है कि माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक इंटेलिजेंट शोज,
क्योंकि यू नो देश में क्या हो रहा है सबको पता है. तो अगर दे आर एंजॉइंग इट, आई लाइक दिस इज अ शो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. सो इट वाज, एंड आई रियली फॉट फॉर दिस शो, दिस रोल, बिकॉज बीच में देयर वाज यू नो दे हैड लॉक्ड अनदर एक्ट्रेस एज वेल. बात हो रही थी या तो वो या तो मैं, मगर मैं तो रोज सर को मैं दिनों रात तंग करती थी. सर चाहे इंडिया में हो, लंदन में, पटना में, आई एम लाइक सर क्या हो रहा है, सर मैं कर रही हूँ, सर डेट्स क्या है, सर क्या है, सर आई एम डूइंग इट. तो बट मैंने इनका मतलब जितना जान खा सकती थी मैंने खाई है इस रोल के लिए. बट ऑनेस्टली आई मीन अगर किसी को भी आई थिंक ये मौका मिलेगा टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक आश्रम, जहाँ लाइक आई सेड इट्स नंबर 1 इन इंडिया फॉर अ रीजन, नॉट बिकॉज इसमें मसाला है, कुछ गलत दिखा रहे हैं, वो नहीं, लोग देखना चाहते हैं जो सर ने दिखाया है. और क्योंकि वो हो रहा है, बट आप एक ऐसे तरीके से दिखा रहे हैं कि लोग बोलते हैं अच्छा ये होता है, जी हाँ ये होता है. तो इट्स इंटरेस्टिंग, एंड बाय द एंड एवरीथिंग इज इमेजिनेशन एंड थोड़ा मसाला भी है. कहीं ना कहीं लाइंस ब्लर हो जाती है कि रियलिटी क्या है एंड यू नो वेयर फिक्शन टेक्स ओवर. जी. वो जब भी आपको परेशान करते थे हर रोज, आपने सोचा कि हाय क्या जवाब दूं या ब्लॉक कर दूं, क्या हो रहा था? ब्लॉक कर नहीं सकते थे, 4 नंबर है, चारों पे कॉल कर देती इनको अपने नंबर से. नहीं ऐसा नहीं था. वो प्रोसेस है, प्रोसेस में शॉर्टलिस्टेड थे 2-3. ये हमने इनसे जानना चाहा, इन कहा मैं करना चाहती हूँ, तो फिर हम डिसाइड कर रहे थे. तो शी वाज एवरी डे काइंड ऑफ लाइक यू नो सेंडिंग मैसेजेस टू मी, एंड मैं कह रहा था लेट्स सी इट वर्क्स आउट और नॉट. इट इवेंचुअली डिड वर्क आउट. वो दिन और आज का दिन. सर आगे मत बोलिए, सर आगे मत बोलिए, घर में मिठाई सब भिजवा दूंगी आपको, आगे मत बोलिए. मैं आपके साथ ऐसे हुआ है किसी ने इतने ज्यादा परसिस्टेंस से हर बार आपके साथ फॉलो करके कि सर नहीं आप मुझे ये कास्ट करें? मेरे लिए कहना अच्छा नहीं है. अच्छा. मैं भी बहुत लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरे साथ भी काम. इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, एंड आई फील इट very fortunate that you know I get to work with good actors and very good actors, and that's हो गया. अब पेमेंट लाइक इक्वल हो चुकी है. नहीं, but honestly I mean I had to fight for मैं it. लेकिन क्योंकि झूठ I've ये been बोल young. रही हैं जो कि पहले 2 सीजन जो थे उसमें भी थी, ये नज़र नहीं आई किसी को. अदृश्य और थी, बताएं. अदृश्य थी. आप देखिए, अब ये अदृश्य थी और ये इन्होंने देखा ये हो क्या रहा है, तो मतलब ज़बरदस्ती ये तीसरे में उतर आई, क्योंकि बॉबी देओल के अंदर का भगवान निकालना था इनको. वहाँ पर ओके. तो ये वहाँ से निकल आई और आकर के उसके बाद फिर स्थापित हो गई. सही बात ये है. और अब ये तीसरा जो है आश्रम का, ये 3rd पार्ट जो आ रहा है, बट फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. आपका डेब्यू था ये डिजिटल डेब्यू OTT पर, तो ये कॉन्सेप्चुलाइज कैसे किया और आपका प्रोसेस क्या था? मैंने कॉन्सेप्टलाइज नहीं किया बिल्कुल. MX प्लेयर जो है वो हमारे पास आए. पूरी लिखी हुई कहानी अभी फैज़ल की थी 50-60 पन्ने की, जो मैंने पढ़ी. वो चाहते थे मैं इसको बनाऊं. मैंने अपना समय लिया, सोचा इसके बारे में, और कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही. पब्लिक डोमेन में सारी कुकृतियां हैं. हमारे जो धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है, उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे रोज़ नए बाबा निकल के आ जाते हैं. अभी हाल में बहुत सा एक वायरल हो गए हैं बाबा, जो मतलब यंग, कुछ बहुत बड़े यंग से बाबा हैं. अभी उनके वीडियो चल रहे हैं आजकल, जो लोग कहते हैं फिर से मेरा पैर छुओ, फिर से मेरा पैर छुओ. वो हैं ऐसे बाबा. और एक वो बाबा हैं जो कह रहे थे भी पिछले दिनों तक, कुछ नहीं, बेलपत्र में शहद लगा करके और शिवलिंग को टच कर दो, तुम्हारा बच्चा पास कर जाएगा, और खुद का बच्चा फेल कर गया. तो ये बाबा हमारे लोग आपस में रोज़ पैदा होते रहते हैं. तो ये कहानी तो थी, बट जो इसकी डायनेमिक्स है ना, वो सडनली मुझे नज़र आने लगी कि क्यों ऐसा होता है. तो एक्चुअली गलती बाबाओं की नहीं है, गलती हम लोगों की है. हमारी गलती है कि हम उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं. क्योंकि हम क्या है, हम चाहते हैं कि जल्दी से हमको मिल जाए कुछ, हमारी रक्षा हो जाए, हमको सफलता मिल जाए, हमारे काम बन जाए बिगड़े हुए. हम चाहते हैं सब हो जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. और कोई बंदा कहता मैं करवा देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ इसका, मैं तुम्हें चिंता मत करो, बाबा कर देगा सब तुम्हारा. तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमारी कोई निष्ठा है नहीं धर्म के प्रति, और खड़े हो जाते हैं कि हम हिंदू धर्म है. अरे यार, हिंदू धर्म तो बहुत बड़ा सनातन धर्म है. और एक बात अच्छे से जान लो कि आदमी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म आदमी की रक्षा करता है.
क्या बात, खूब कहा है आपने, वाओ। हैं। और आपने कहा इतने सारे बाबा है, बट हमारे बाबा निराला जैसे तो कोई नहीं हो सकते। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट प्रमोट करने जा रहे हैं, एक और साइड पर पॉलिटिशियन के साथ प्रमोट करने जा रहे हैं। तो आपकी जो फिल्म बट मेकिंग, ऐसे बाबाओं को हमने देखा है ना, हाँ, और अभी तक है। इनके रंग रूप तो देख चुके हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है सब। तो इंस्पिरेशन यहीं से फिर? इंस्पिरेशन की क्या बात है, ये तो मतलब क्या इंस्पिरेशन का कोई विकृत शब्द बताओ। डिस्पिरेशन, बोर्डम कहीं पे। हाँ। बट जैसे आपके इस सीजन में 5 राइटर्स थे, तो जब इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप कैसे काम करते हो कि 5 अलग लोग हैं बट फिर भी थीम आइडिया एक ही है? वो टीम होती है, क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग करता हूँ, स्ट्रक्चरिंग करके रिसर्च करते हैं, कुछ कहीं से लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं सर, तो इवेंचुअली लिखता तो एक ही आदमी है, लेकिन एक टीम काम करती है, तो सबको क्रेडिट तो मिलता ही है ना। हाँ, जैसे माधवी भट्ट है, अविनाश कुमार, संजय मासूम, तेजपाल सिंह रावत और कुलदीप रोहित, यू ऑल कम टुगेदर, तो लॉट्स ऑफ माइंड्स एट वर्क। आपने साथ में काम किया चक्रव्यूह में, फिर से आपकी मुलाकात हुई इस प्रोजेक्ट में। व्हाट वाज इट लाइक? तब से लेके अब तक इतना टाइम गुजरा, फिर आप मिले, सेट्स पे कैसा रहा? कमाल ही था, नॉर्मल? तब भी कमाल था, अब भी कमाल है। इस बार मैं सर को थोड़ा तंग कर पाई, क्योंकि इस बार सर के साथ फेमिलियरिटी थी, मेरे तरफ से था कि फेमिलियरिटी थी, तो ऐसा लग रहा था, इट फील्स लाइक होम। जब आपका कोई अपना होता है, इट फील्स लाइक दैट कि हाँ है प्रकाश झा, मतलब दैट रिस्पेक्ट। अब हम क्या बताएं दुख दर्द की बात, चलो आगे बढ़ते हैं। बता ही दीजिए, इसे अंदर नहीं रखना चाहिए। बेटर आप 4 मिठाई के डब्बे शुगर फ्री पहुंच रहे हैं, रुकिए। कुछ मत बोलिए। बट ऐसे सेट्स पे होता था, आपको मिठाई ऐसे लानी पड़ती थी? नहीं सर, मुझे सेट पे आफत की पुरिया बुलाते थे, मैं पहुंच जाती थी रोज में सर। आपका निकनेम था वो सेट? इन्होंने ही रखा था, तंग तो इन्हीं को करती थी ना, और किसी को थोड़ी ना तंग करूंगी मैं। अभी क्या है, अभी कभी ये कैमरे के सामने खड़े हो तो बाएं तरफ से 13वां बाल इसका खराब हो जाता था, दाहिनी तरफ का 14वां बाल इधर उधर चला जाता था। अब उसके बाद उसको करने के लिए, ठीक करने के लिए 3 आदमी इधर से दौड़ते थे। अब ये समझा बुझा क्या कहूँगा, मतलब भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति में सब चलता है, नहीं लेकिन समझ लो। पता लग रहा है सर, हम बालों की बात कर रहे हैं, इतना सब झेल कर इतने सालों से सारे बाल सफेद हो गए सर के देख के। इतना स्ट्रेस होता होगा आपको सेट्स पर? नहीं, हमारे को स्ट्रेस का क्या He is मतलब है? aging like wine. He is, and his work also. आपका जो इन्होंने कहा कि ठीक है आप पहले 2 सीजन्स में भी थे, बट अब यहाँ पर हो, बट हमारे लिए इट्स अ न्यू कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हो रहा है इस आश्रम जी। 3 में। तो आपके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया। सोनिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोडक्शन हुआ है इस सीजन 3 में। पहले आ चुकी थी, हाँ। इस इशारे का क्या मतलब हुआ? नहीं, जितना बोल सकती हूँ बस के पहले आ चुकी थी पहले 2 सीजन में, मगर दिख रही है, प्रकट हुई है सीजन 3 में, जैसे सर ने कहा। मैं आपको बता दूं And- इनका कैरेक्टर क्या है। इनका कैरेक्टर देखिए, मैं समझा देता हूँ। ये बाबा बड़ा हो रहा है, बाबा की भूख बड़ी हो रही है, और उसको उसकी क्षमता बताने के लिए एक ग्लोबल ब्रांड का आना जरूरी है ना। तो हिंदुस्तान से बाहर निकल करके ग्लोबल ब्रांड कहाँ से आएगा? यहाँ आप से सहमति में हो? आप कुछ और बताना चाहते हो? बस सोनिया बाबा को के जाल में फंस भी रही है, फंसा भी रही है, दोनों चीज़ें हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो आप देखिए, वो ऑडियंस को पता चलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कहाँ से कैसे आती है बोपास और आश्रम में और बाबा निराला की लाइफ में, और क्या क्या करती है। इट्स इंटरेस्टिंग। और जो सीजन 1 जब आया था अगस्त 2020 में, और फिर उसके 3 महीने बाद ही नवंबर में दूसरा बार, आप इतनी जल्दी कैसे? आज हम देखते हैं सालों साल हमें वेट करना पड़ता है, हम तरसते रहते कब आएगा सीजन 2। आपने इतनी जल्दी दोनों को रिलीज किया साथ में। 3 के पहले 4 ले आए हम। आप हमें उसके बारे में भी बताएं, यहाँ पे खत्म होगी बात और आगे बढ़ेगी। देखिए ऐसा है, कहानी लंबी थी, एक साथ हम रिलीज कर नहीं पाते, तो हमने 2 हिस्से में बांट दिया उसको। और फिर कोरोना की वजह से ये डिले हो गया इतना।
कोरोना की वजह से फिर तैयारी करते लिखते, और कोरोना में डिले नहीं हुआ, हमने कोरोना टाइम में ही शूट किया इसको। जब थोड़े से हालात सही हुए और थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन हम लोगों ने बड़ा सब सारे जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, सबकी डबल वैक्सीनेशन होने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, जितने भी क्राउड के लोग आते थे सबकी वैक्सीनेशन होती थी, और पूरा एक सबका चेकअप होते रहता था, एवरी डे चेकअप होता रहता था। बबल हमारे में थे हम लोग। या पूरे 60-70 दिन की शूटिंग में हमारे सिर्फ 3 लोग बीमार पड़े। एंड वो भी जहाँ इतने सेट, आपने देखा है आश्रम, इतने सारे हमारे एक्टर्स होते ग्रैंड हैं। सेट्स या भी हैं आपके। और सीजन 3 में भी 9 एपिसोड्स होंगे, पहले 2 में भी 9 10। एपिसोड, और इसके बाद 4-5 कुछ आपने उस कहानी सोची है, होगा, आएगा? कैसी एक्सपेक्टेशंस रखे हम? अभी बाबा जाने मन की बात है, ओके। ये तो बाबा ही बताएगा। वो मैं सर को अभी पैसे खिला रही हूँ। देखिए देव काफ़ी बाबा हैं तो काफ़ी लेडीज़ भी है ऐसी देवियाँ। तो सर अब बस बाबा निराला के बाद 4th सीजन उन्हीं पे बन रहा है, देवियों पे जो करती है। हाँ सर, हम ये क्लू लें कि आप ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बट एज अ व्यूअर हम मैं सोचने में क्या हर्ज है। वैसे सबकी इमेजिनेशन काफ़ी अलग अलग हाँ। दिशाओं में डेफिनेटली जाएगी। आश्रम के अलावा आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो फिलहाल? वेब सीरीज हैं 2 हमने कमिट किया हुआ जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक नरसिम्हा राव जी की जीवनी पर है, हाफ लायन, वो काम हो रहा है। एक और भी वेब सीरीज है, उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन काम हो रहा है। फीचर फिल्म है, उस पर काम हो रहा है। और आपकी सारी जो फिल्मोग्राफी रही है, ज़्यादातर एक जो थीम रहा है, जैसे कास्ट है, पॉलिटिक्स है, और जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बहुत सारा वो भी देखने को मिलता है आपके सारे काम में। आपको लगता है आप उसी पर, आपका वही फोकस रहता है, आप उसी पर फिक्स रहते हो सब्जेक्ट वाइज? मैं समाज पे फिक्स रहता हूँ कि हम जब, समाज क्या है, समूह है, हम अकेले भी रहते हैं और हम सबके साथ भी रहते हैं, और हमारे रहने के तरीकों को निर्धारित करता है जो भी मतलब बड़े स्तर पे जो भी बदलाव आते हैं, जो एक कई परिवर्तन होता है समय की वजह से, अध्ययन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, सामाजिक मतभेद की वजह से। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कहानियां रोज बनती हैं, उन कहानियों के पीछे एक बात क्या है, उसको दर्शाना। तो वो समझने की कोशिश करता हूँ, और समझने कि उस प्रोसेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी कहानियां निकल के आ जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं अभी कि ऐसा कैसे है कि लगभग पूरे विश्व में इस वक्त एक मजबूत हीरो वर्शिप वाले कैरेक्टर्स की कहानी शुरू हो गई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएसए हो, कि एक ही समय में कैसे ऐसा होने लगा है। तो ये एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन मानवीय इतिहास में चल रहा है। तो मेरा दिमाग चलने लगता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बात है, कुछ नई चीज होने वाली है क्या। तो उसमें बहुत सारी कहानियां निकल के आ जाती हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि फेल कर रहा है चारों तरफ, कैसे हो रहा है। तो मैं ऐसी बातें सोचता हूँ थोड़ा। आप क्या पढ़ते हैं या क्या आप मूवी सीरीज देखते हैं जिससे फिर आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस होता है? ऐसा कोई खास करके कोई चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हर वक्त न्यूज़पेपर कोशिश करता हूँ कि जो हो रहा है उससे अपने आप को अवगत रखूँ।
आप हमें बताएं आने वाले आश्रम के अलावा और क्या काम है, कहाँ हम आपको देख पाएंगे? फीचर सीरीज है, फीचर मूवी, तो उसकी अभी आई थिंक 20 डेज में चले जाएंगे कार्डिफ, वहाँ पे शूट है. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स समथिंग डिफरेंट. आई हैव नॉट डन दैट रोल, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. और जैसे आपने पहले बताया कि 1 दशक हो चुका है, तो जब आप स्टार्ट कर रही थी, आप ऑब्वियसली जब कोई नया आता है तो इतने ड्रीम्स, एम्बिशंस, होप्स होते हैं, तो आपको लगता है कि दिस 10 years वो जस्टिस हो पाया है? आई ऑनेस्टली फील उससे ज़्यादा हो पाया, बिकॉज जब मैं आई थी एज एन एक्टर, आई डिडंट नो कि मैं एक्टिंग कंटिन्यू करूँगी. मैं तुक्का ले रही थी कि वो होता है ना बेटिंग ऑन योर सेल्फ कि अच्छा मिल गई एक फिल्म, देखते हैं. तब तक मेरे हाथ में थी स्कॉलरशिप, जिस सवाल से आपने पूछा था स्टार्टिंग में. तो लाइक चलो एक फिल्म करते, देखते क्या होगा किस्मत में. फिर वो दूसरी हुई, तीसरी हुई. दैट इज़ व्हेन मतलब मैं स्टिल फिगर आउट कर रही थी कि मैं एक्टर हूँ, लाइफ में ये करना चाहती हूँ या कुछ और करना चाहती हूँ. तो आई थिंक मेरे लिए इट्स मच मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. एंड मुड़ के मैं देखती हूँ, आई एम ओनली ग्रेटफुल, यू नो. एक छोटे से घर में रहती थी बॉम्बे में पहले, वहाँ 15,000 होता था रेंट, एंड आई डिडंट हैव दैट मनी. आई यूज्ड टू बोरो फ्रॉम माई कज़न, सिस्टर एंड जिया जी कि मुझे पैसे दे दो, मैं मम्मी पापा को नहीं बोल सकती अभी. एंड वहाँ से अब भगवान ने इतना दिया है कि अब अगर कोई हमसे मांगे तो इतनी दिया है कि यू नो आई कैन गिव इट टू समवन. सो आई थिंक इट्स सच में जो लिखा होता है ना, सब पेमेंट मेरी क्लियर नहीं हुई है, मेरी पेमेंट नहीं क्लियर हुई है. आ रहा है सर, शुगर फ्री. आप बहुत ध्यान रखते हो, सब होना चाहिए शुगर फ्री. क्या है शुगर फ्री, पता नहीं ये कहाँ से सोच मैं बोल रही हूँ इनको, अरे कभी sugar- अंडर द टेबल भिजवा रही हूँ ना, अच्छा, ताकि ऐसे मेरे भी बारे में होता सर रहता है। अच्छा बोले. शुगर फ्री खाता हूँ यार. हाँ, मेरे पास वही है ना. मगर जैसे आपने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि आपने कॉन्शियसली वो बोल्ड इमेज प्रोजेक्ट की है अपने इंस्टाग्राम पर. आपके जो फोटोज़ है या आपके जो रोल्स जैसे आप पिक करते हो, कॉन्शियस डिसीजन है आपका? देखिए, कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, मगर लाइफ ऐसी है कि अगर अभी घर पे दिवाली फंक्शन होगा तो मैं आपको साड़ी में दिखूंगी, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, यूपी एंड पंजाब मिक्स, तो हम लोग पहनते ही साड़ियाँ हैं. अब अगर मैं अपने मम्मी पापा एंड सिस्टर 3 लोगों के साथ गोवा जाऊंगी या मॉलडीव जाऊंगी तो मैं बिकिनी में होंगी. मुझे बस ये है कि मेरी लाइफ में एक तो पहली बात, खैर किसी भी मर्द को किसी औरत को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर हम तब भी उस सोसाइटी से आते हैं कि अरे माँ बाप क्या कहेंगे. माँ बाप आई थिंक मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैं सूट पहन के निकलूंगी बीच पे कि बेटा अब गर्मी हो रही है तो बिकिनी पहनो. मेरे फादर वो ही उस मेंटालिटी से आता है कि जाने से पहले मैं घर पे होती हूँ दिल्ली में, पापा को दिखाती हूँ अच्छी लग रही हूँ, पापा बोलते हैं हाँ मेकअप कम करो, ये अच्छा करो. तो आई फील अगर आपके ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो नो वन एल्स मैटर्स टू यू. इसलिए आज ललन टॉप में जब हम आ रहे तो मैंने कहा अच्छे से इनको पैकिंग वैकिंग करके हमको लिफाफे में डाल के मैंने कहा अच्छे से पैकिंग करके ले चलो, ललन टॉप पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए. और आप हमें ये भी बता रहे थे कि एक्चुअल जो शुद्ध बिहारी होती है वो कैसे बोली जाती है, तो आप प्लीज़ सबसे कहे कि आप बिहारी में कहे कि हमें सब्सक्राइब करें, ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करें. हाँ, लेकिन वो जो हमने फिल्मों में जो देखते हैं जिस तरह से उसकी कैरिकेचर होती है, उस तरह से कोई बिहार में बात नहीं करता. बिहार में बहुत सीधे से बात करते हैं जैसे कि भाई लोग आप ललन टॉप देखें, ज़रूर देखें, सुने, समझें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइए. जय हो. ऐसे बोलते हैं बिहारी? और क्या, ये तो आपने हिंदी में बोला है. वही तो ऐसे सर ही बोल बोलते रहे हैं हैं. कि वैसे ही बोलते हैं. बहुत सरल तरीके से. वो जितनी भी आप कैरिकेचर देखती हैं ना, वैसे कोई नहीं बिहार में बात करता. हमें पता लग जाएगा, कमेंट्स में आएंगे. लालू प्रसाद जी भी घर में वैसे ही बात करते हैं, लेकिन जब वो भाषण देने जाते हैं तो अचानक से जो है लालू प्रसाद जो है सो ऐसे खड़े होते हैं कि लगता है कि सबको, वो ऐसे कोई नहीं बात करता. ठीक है, आपने ललन टॉप और ललन टॉप सिनेमा की बात की. मैं आश्रम के बारे में बात कर लेती हूँ. जून 3 को MX प्लेयर पर आ रही है आश्रम 3, ज़रूर देखें. बॉबी देओल भी है, साथ में ईशा गुप्ता एक नए कैरेक्टर में है, सोनिया. तो देखें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी. और हम नहीं है उसमें. हाँ, आपने तो सिर्फ एक ही मूवी में एक्ट किया, आप और कहीं एक्ट करेंगे? एक ही में सांड की आंख नहीं, अरे वो भी तो प्रियंका, जय गंगा जय गंगा प्रियंका के जी. साथ और एक्ट करोगे? एक सोलो फिल्म मेरी आ रही है, सितंबर में रिलीज हो रही है. तो आप फिर से आके हमारे साथ इंटरव्यू कीजिएगा उस पर. फिर हम 100% करेंगे. ब्यूटीफुल. फिर हम बैठकर विस्तार से बात करेंगे. थैंक यू.